जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मिरर कला से स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की ये वीडियो एसएससी जीडी के जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर होने वाली है, जिसमें हम कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे और उन एमसीक्यूज़ का पोस्टमार्टम भी करेंगे। चलिए, आपका समय ना लेते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत पर 17 बार आक्रमण किसने किया था? तो आपका ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। जो उसमें सबसे जो चर्चित आक्रमण था वो 1025 ईस्वी में जो सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण उसने किया था, वो सबसे चर्चित आक्रमण था। इसने इस मंदिर से करीब 20 लाख दीनार की संपत्ति लूटी थी और उसे अपने साथ ले गया था। ठीक है। अब इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ देखें। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इसने गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कराई थी। ठीक है। और उसके बाद में इसने कुतुब मीनार की नींव भी डाली थी, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ये मोहम्मद जो कुतुबुद्दीन ऐबक आपके हैं, इससे मतलब ये लोगों को लाखों धन संपत्ति दान में दिया करते थे, इसीलिए ये लाख बख्श के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है। और कुछ हम नीचे तथ्य देख लेते हैं। देखिए, इसमें है कि बगदाद का खलीफा अल आदिल मिल्लाह ने गजनवी को यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। ठीक है। और महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण है। ओके। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनवी था। ठीक है। ये जो सुल्तान की उपाधि सबसे पहले धारण कर की थी, वो आपके महमूद गजनवी थे। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका ऑप्शन ए नन्नू, ऑप्शन बी धंग, ऑप्शन सी यशोवर्धन, ऑप्शन डी उपेंद्र राज। तो आपका ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नन्नू चंदेल वंश के संस्थापक थे। ठीक है। और जो प्रतिहार जो आपके चंदेल वंश है, ये प्रतिहार वंश के पतन के बाद चंदेल वंश का उदय हुआ था। मतलब जो प्रतिहार वंश था, जब प्रतिहार वंश का पतन हो गया था, उसके बाद में चंदेल वंश उदय हुआ। ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लें अगर, इसकी मतलब जो आपके चंदेल वंश है, इसकी राजधानी खजुराहो थी। चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो थी। चंदेल वंश की राजधानी आपकी खजुराहो थी। लेकिन प्रारंभ में राजधानी कालिंजर महोबा थी। लेकिन जो आपके राजा धंग ने अपनी राजधानी जो है कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी। कहाँ से? कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी। तो चंदेल वंश का सबसे प्रतापी एवं स्वतंत्र राजा यशोवर्धन थे। जो राजा यशोवर्धन थे, ये चंदेल वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। ठीक है। और जो राजा धंग ने जिंगनाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। जिननाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा धंग ने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया था? अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया था? आपका ऑप्शन ए 8 अगस्त 1940, ऑप्शन बी 1 अगस्त 1939, सी 8 अगस्त 1942, डी 30 अगस्त 1945। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। 8 अगस्त 1942 में अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया था। अगस्त प्रस्ताव जो पारित किया गया था, वो अंग्रेजों द्वारा पारित किया गया था। और ये जो अगस्त प्रस्ताव है, ये लॉर्ड लिनलिथिगो के शासनकाल में पारित हुआ था। ठीक है। जो लॉर्ड लिनलिथिगो जो थे, पहली बार चुनाव का आयोजन करवाया था इन्होंने ही। देख लेते हैं। जैसे आपका यह प्रस्ताव वायसराय लॉर्ड लिनलिथिगो के शासनकाल में पारित किया गया था। मार्च 1940 मार्च 1940 में लीग में के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी। जो 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन जो था, उसमें पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी। किसकी मांग की गई थी? पाकिस्तान की मांग की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खनन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आता है? तो बताना आपको ये है कि जो खनन है, वो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आता है। ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन डी चतुर्थ क्षेत्र। तो खनन आपके किस क्षेत्र में आता है, आपको ये बताना है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो खनन है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। जैसे खनन हो गया,
आपका कृषि, मत्स्य पालन और पशुपालन, जल आदि जो आपके हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। और देख लेते हैं जैसे कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, जल आदि प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, जबकि विनिर्माण, ठीक है, विनिर्माण और विद्युत गैस द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। व्यापार, होटल, परिवहन, भंडारण आदि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। आपको बताना है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग जो आपको पता होगा कि जो नीति आयोग है इसका गठन 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के रूप में हुआ था। लेकिन ये जो नीति आयोग है ये जो 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग स्थापित किया गया था उसी का परिवर्तित रूप रख दिया गया था नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग को आपको फुल फॉर्म भी पता होगा। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो आपको इसमें बस बताना नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो आपका ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं आपके प्रधानमंत्री जी। ठीक है, जो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। आपको बताना है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1937, ऑप्शन सी 1943, ऑप्शन डी 1949। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो आरबीआई है। आरबीआई का राष्ट्रीय जो आरबीआई की स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को होती है। ठीक है, जो आरबीआई की स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1 जनवरी 1949 को हुआ था आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए देख लेते हैं कुछ और। से आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे वो ऑसबर्न स्मिथ थे। ठीक है, और जिससे करेंसी नोट आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। और जैसे आपके पूछ दे स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई के गवर्नर सी.डी. देशमुख थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 112, ऑप्शन बी अनुच्छेद 64, ऑप्शन सी अनुच्छेद 78, ऑप्शन डी अनुच्छेद 249। तो आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा ये किस आर्टिकल में कहा गया है। तो आपका आर्टिकल 64 इज अ करेक्ट आंसर, आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा कि आर्टिकल जो 64 है उसमें राज्यसभा का पदेन सभापति कहा गया है राष्ट्रपति को जो है। ठीक है, आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 64। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। से देखिए लिखा है कि अनुच्छेद जो 76 है उसमें राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। मतलब जो आर्टिकल 76 है उसमें ये कहा गया जो प्रेसिडेंट होता है वो जो इंडिया का अटॉर्नी जनरल होता है महान्यायवादी उसकी नियुक्ति करता है। आर्टिकल जो 53 है उसमें संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियाँ जितनी होती हैं वो प्रेसिडेंट में निहित होती हैं। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उसकी उसमें उसमें निहित होती हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 1 जिससे आपसे पूछ दे कभी आर्टिकल 1 में क्या है, तो आर्टिकल में आपको पता होगा राज्यों का संघ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काल गुरली सोने की खान कहाँ पाई जाती है। जो काल गुरली है सोने की खान ये कहाँ पाई जाती है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। आपको बताना है कि काल गुरली सोने की खान कहाँ पाई जाती है। तो ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर, ऑस्ट्रेलिया में काल गुरली खान पाई जाती है। काल गुरली और जो आपकी कुल गांडी होती सोने की खानें ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। और अगर हुट्टी और ऊटी खादानें पूछे, हुट्टी और ऊटी जो खादानें होती हैं सोने की वो आपके कर्नाटक में इंडिया में पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे देखिए हट्टी और ऊटी सोने की खानें भारत में पाई जाती हैं। भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? कर्नाटक राज्य में। और कुल गाड़ी सोने की खान ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो आपको बताना है
कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है, ये बताना है आपको विटामिन सी। तो ऑप्शन ए थायमीन, ऑप्शन बी कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन सी रेटिनॉल, ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक एसिड। तो आपको बताना है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो आपको पता होगा जैसे विटामिन सी है, तो विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग होता है वो स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। और स्कर्वी रोग होता है तो अब ऐसे याद रखिए जैसे विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और जो थायमीन होता है ये किसका नाम होता है? थायमीन जो होता है जो विटामिन बी वन होता है, विटामिन बी वन, ठीक है। विटामिन बी वन जो होता है आपका, विटामिन बी वन का रासायनिक नाम होता है थायमीन होता है। और कैल्सीफेरॉल अगर आपसे पूछे कि कैल्सीफेरॉल किसका रासायनिक नाम होता है, जो कैल्सीफेरॉल होता है वो आपका विटामिन डी का होता है। इसका विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। अगर रेटिनॉल पूछे कि रेटिनॉल किसका होता है, तो रेटिनॉल आपका विटामिन ए का होता है। किसका? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। विटामिन सी का नाम रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। इसका भी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम कोबालमिन होता है। तो अब ये याद रख सकते हैं कि कोबालमिन किसका नाम है? विटामिन बी ट्वेल्व का। विटामिन बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम कोबालमिन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विल्डस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। आपको बताना है कि विल्डस घास के जो मैदान हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। तो आपको बताना है कि विल्डस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन, तो विल्डस घास के मैदान जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो विल्डस घास के मैदान है वो दक्षिण अफ्रीका तथा साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगर यहीं से पूछे कि ऑस्ट्रेलिया के में घास के मैदान को क्या कहा जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया यहाँ में घास के जो मैदान होते हैं उसे हम डाउन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं, ठीक है, डाउन्स कहते हैं इसे हम, ठीक है, इसे डाउन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान होते हैं उसे हम डाउन्स कहते हैं। और अगर यहीं पे कह दें कि उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को प्रेरीज कहा जाता है। और यहीं पे यूरोप में कहें तो यूरोप में घास के मैदानों को हम स्टेपीज कहा जाता है। तो यूरोप के घास के मैदान क्या कहे जाते हैं? स्टेपीज, ठीक है। तो देख लेते हैं, जैसे लिखा कि पुस्ताद पुस्ताद घास के मैदान हंगरी में पाए जाते हैं और सवाना घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चंस आप इसको नोट कर सकते हैं, ये आपके इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो पुस्ताद घास के मैदान हंगरी में पाए जाते हैं, जबकि सवाना के घास के मैदान आपके अफ्रीका में और पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। तो पंपास कहाँ पाए जाते हैं? आपके अर्जेंटीना में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए राहुल गांधी, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो आपको बताना है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। खान अब्दुल गफ्फार खां को ही सीमांत गांधी कहा जाता है। तो आपको ये भी पता होगा जो सीमांत गांधी हैं खान अब्दुल गफ्फार हैं, इन्होंने जो खुदाई खिदमतकार की संगठन जो था उसकी स्थापना भी सीमांत गांधी ने ही की थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही नेक्स्ट है आपका कि पास्कल किसका मात्रक है। तो आपको बताना है कि पास्कल जो है वो किसका मात्रक है। शक्ति, दाब, ऊर्जा, बल, इनमें से बताना है कि पास्कल किसका मात्रक होता है। तो पास्कल जो होता है वो आपको पता होगा, जो दाब होता है, प्रेशर, ठीक है, प्रेशर का जो यूनिट होता है वो आपका पास्कल होता है, ठीक है। प्रेशर जो होता है इसका एसआई यूनिट पास्कल होता है। अगर ये पूछ दे कि शक्ति का एसआई यूनिट क्या होता है, तो शक्ति का आपका वाट होता है और ऊर्जा का जूल, जबकि बल का एसआई मात्रक आपका न्यूटन होता है, ठीक है। आपका बल से पूछ सकता है कि बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का आपका एसआई मात्रक यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है। और ऊर्जा का जो होता है वो जूल होता है। और शक्ति का आपका वाट होता है। शक्ति का क्या होता है? शक्ति का आपका वाट होता है। तो याद कर सकते हैं आप। तो आप नेक्स्ट देख लीजिए कि हाँ, जैसे लिखा है आपका प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अगर ये पास्कल के नियम पर आधारित कुछ यंत्र, पास्कल के नियम पर आधारित जो यंत्र हैं वो हाइड्रोलिक ब्रेक है, ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, ये तीन जो हैं आपकी पास्कल के नियम पर आधारित है। कभी कभी पूछ देता है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट किस नियम पर आधारित है, तो पास्कल के नियम पर मतलब आधारित है, ठीक है। तो कभी पूछ देता है हाइड्रोलिक ब्रेक किसके नियम पर आधारित है, तो हाइड्रोलिक ब्रेक आपका भी पास्कल के नियम पर ही आधारित है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो आपको ये बताना है कि मानव का जो रक्त होता है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है। तो आपको ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7.4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 3.4। तो आपको बताना है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि मानव रक्त का जो पीएच वैल्यू होती है वो 7.4 होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर 7.4। ठीक है, तो 7.4 होता है वो आपका पीएच वैल्यू होती है मानव रक्त की। ठीक है, और आपको ये भी पता हो कि जो मानव का रक्त होता है वो एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, और कुछ देख लेते हैं इसे। रक्त का तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु। ठीक है, प्लाज्मा और ये गलत लिख गया है, ये आपका प्लाज्मा और रुधिराणु होता है। क्या होता है? प्लाज्मा और रुधिराणु। ठीक है, प्लाज्मा और रुधिराणु होता है। क्या होता है? प्लाज्मा और रुधिराणु होता है। तो रक्त में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वायु दाब मापने का यंत्र क्या होता है। जो वायु दाब है उसके मापने का यंत्र क्या होता है। ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी ऑडियोमीटर, ऑप्शन सी एनीमोमीटर, ऑप्शन डी अमीटर। तो आपको बताना है कि वायु दाब का जो मापने का यंत्र होता है वो क्या होता है। ठीक है, वायु दाब मापने का यंत्र क्या होता है। तो आपको बताना है कि वायु दाब मापने का यंत्र क्या होता है। तो आपको पता होगा वायु दाब जो है उसकी मापने का यंत्र होता है वो बैरोमीटर होता है। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ये अगर पूछ दे कि ऑडियोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है, तो आपको पता होगा ऑडियोमीटर द्वारा जो हम ध्वनि की गति होती है उसे मापते हैं। किसकी? ध्वनि की गति। ठीक है, जो आपकी ध्वनि होता है, ठीक है, उसकी जो गति होती है वो ऑडियोमीटर द्वारा मापा जाता है। अगर यहीं पे कह दे कि एनीमोमीटर से क्या मापते हैं, तो एनीमोमीटर से आपकी हवा की गति और जो हवा की मतलब वाइंड वेलोसिटी जो होती है वो एनीमोमीटर द्वारा मापी जाती है। जबकि आपका जो अमीटर है, आपका अमीटर तो लोग, अब मीटर के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे। तो अमीटर द्वारा हम जो होते हैं मतलब करंट होती है, विद्युत धारा, वो अमीटर से ही मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे। आज का हमारा और लास्ट क्वेश्चन है, पाल वंश के संस्थापक कौन है। आपको बताना है पाल वंश के संस्थापक कौन है। तो ऑप्शन ए गोपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी धर्मपाल, ऑप्शन डी सामंत सेन। तो बताना है कि पाल वंश के संस्थापक कौन है। तो आपके ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। जो गोपाल हैं उन्होंने ही पाल वंश की स्थापना की थी। तो अब देवपाल के बारे में कुछ जान लीजिए। जो देवपाल हैं, ठीक है, जो देवपाल हैं इन्होंने बौद्ध मठ है उनका निर्माण देवपाल ने ही करवाया था। और धर्मपाल जो हैं इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिससे विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है उसकी जो स्थापना है वो आपके धर्मपाल ने किया था। और जो सामंत सेन है, सामंत सेन ये पाल्लव वंश के संस्थापक नहीं है। सामंत सेन जो है वो सेन वंश के संस्थापक, किस वंश के? सेन वंश के। ठीक है, सेन वंश के संस्थापक आपके सेन वंश के संस्थापक हैं आपके सामंत सेन। तो आपका देख लीजिए, जैसे पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। जो पाल वंश थी उसकी जो राजधानी थी वो मुंगेर थी। क्या थी? मुंगेर। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। जो गोपाल थे उन्होंने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। और बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने ओदंतपुरी में करवाया था। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।